हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो परिवहन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम डिस्कस करें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे तीन टर्म्स बेसिकली देखने वाले हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस किस तरह से होता है, यहाँ पर रोफियोसाइटोसिस किस तरह से होता है। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लिपिड मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल प्रोटीन है और विदाउट चैनल प्रोटीन भी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है एटम्स का। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स को, आयंस को एक आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर लेके आती है, यहाँ पर सेल से बाहर लेके जाती है, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करती है, इसी का हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज सेमी परमिएबल। इसे कैसा बोला जाता है, इसे अर्धपारगम्य बोला जाता है, लेकिन अब रिसेंटली इसको अर्धपारगम्य नहीं बोल के से बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका कहने का मतलब है इसमें से आपके विलायक गुजर सकता है। कौन? आप आपके सॉल्वेंट आराम से, विलायक आराम से गुजर सकता है। मोस्टली आप जल लेते हैं विलायक के रूप में, लेकिन जब सॉल्यूट की बात आती है, जब विलय की बात आती है, तो विलय के लिए कैसा होता है, ये चयनात्मक पारगम्य होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है दो तरह से, एक डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कोई भी आयन से या फिर एटम से अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि आप डिफ्यूजन में देख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप के एटम्स इधर जाता है और इधर कम है, तो ये अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती है। ये सिंपल डिफ्यूजन है। जबकि दूसरा डिफ्यूजन कैसा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। इसमें भी किसी प्रकार का एटीपी आपके खर्च नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है किसी चैनल प्रोटीन की मदद से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लिपिड मेम्ब्रेन है और उसके मध्य में इंटीग्रेटेड है आपकी ये चैनल प्रोटीन्स, और ये चैनल प्रोटीन्स हैं आपके डिफ्यूजन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, रेदरली फास्ट होता है आपकी सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, काम वही हो रहा है लेकिन थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसने सपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे चैनल प्रोटीन है। तो चैनल प्रोटीन डायरेक्ट ही इस आपके एटम्स के या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को जहाँ पे उसकी ज़्यादा सांद्रता है वहाँ से लेके कम सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सुसाध्य विसरण। इसमें भी किसी प्रकार की एटीपी की खर्च नहीं होता है। लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होती है, यहाँ पे आप देखते हैं आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट एटम्स या फिर आयंस को लेके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके एटम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए था। ये तो होता सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन आप लेके आ रहे हैं इस तरह से, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अपोजिट, जहाँ पे सांद्रता अधिक है उसी ओर आप मॉलिक्यूल्स या आयन को लेके आ रहे हैं, तो ये इसके लिए आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अगर आप एटम से आयन को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये वाटर है, ये ढलान है, तो पानी इधर से इधर आता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल है, लेकिन आप इधर से ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। चलिए आगे आते हैं हम। अब हम देखते हैं सबसे पहले एंडोसाइटोसिस। तीन प्रोसीजर देखने वाले हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ओफियोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस दो तरह से हो सकता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, सेल इसमें एक तरह से बोल सकते हैं पानी पी रही है। ठीक है, सेल को प्यास लगती है और वो पानी पी रही है, तो यानी कि तरल पदार्थों का सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वेसिकल के रूप में अंदर आना, अंतःग्रहण होना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग कहलाता है। और ये एंडोसाइटोसिस का एक रूप है, और इसको जो नाम दिया था वो दिया था WH लुईस, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। अब हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड होते हुए आ रहे हैं और एक वेसिकल्स के थ्रू इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तरल पदार्थ हैं, कैसे हैं, लिक्विड मटेरियल है।
ठीक है, सॉलिड नहीं है। तो लिक्विड मटेरियल जब कोशिका के अंदर आएगा तो उसे आप पिनोसाइटोसिस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस का ही अगला पैटर्न आता है आपके फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस जो वर्ड दिया था वो दिया था आपके मैस्निकॉप ने, और इन्होंने बताया था कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ठोस या फिर जटिल पदार्थ, कैसे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेसिकल्स के रूप में इंटीग्रेट या फिर अंतःग्रहण होना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज पार्टिकल्स कैसा है, ये सॉलिड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंस गया है और यहाँ पे इसने वेसिकल रूप ले लिया है। ठीक है, एक पुटिका का रूप ले लिया है और यहाँ पे आके ये आपके साइटोप्लाज्म में मुक्त हो गया है, ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसे आप बोल सकते हैं सेल ईटिंग। अदर लैंग्वेज में आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेल ईटिंग। तो एंडोसाइटोसिस में एक तो कोशिका पानी पी सकती है जिसे आप बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, कोशिका जटिल पदार्थों को ले सकती है उसे आप बोलते हैं सेल ईटिंग। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, इसकी डिटेल वीडियो लिंक में आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका से कुछ पदार्थ, आवश्यक पदार्थ या फिर अनावश्यक पदार्थ, यहाँ पर आप बोल सकते हो एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको सेल के बाहर पहुंचाना। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसके थ्रू जाएंगे, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएंगे और वेसिकल्स के फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका कैसा है, वेस्ट मटेरियल मान लीजिए, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें वेसिकल की पुटिका में संग्रहित किया जाएगा और पुटिका आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होकर एक्सोसाइटोसिस यानी उन्हें कोशिका से बाहर फेंक देती है। ये देखिए ये बाहर आ गए हैं आपके। तो ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ आवश्यक पदार्थ या हार्मोन भी हो सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनकी जरूरत हो रही है कोई भी हार्मोन की, तो भी ये एक्सोसाइटोसिस करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है रूफियोसाइटोसिस। ये थोड़ा अलग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये इसमें इस तरह से अलग है क्योंकि इसमें सॉलिड पार्ट है वो एक सेल से दूसरी सेल तक हो रहा है और वो वेसिकल्स के रूप में हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पदार्थ गया है और पुटिका के रूप में ऐसे, और पुटिका के रूप में यहाँ पे भी पुटिकाओं के रूप में है, और सेल एक से दूसरी सेल में ये कैसे आपकी वेसिकल पहुंच गया इस तरह से। तो ये है आपका रूफियोसाइटोसिस। सॉलिड पार्ट इज मूविंग इन वेसिकल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड एज रूफियोसाइटोसिस। और इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन ट्रांसफर टू मैच्योर आरबीसी इन रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में जो परिपक्व हो रही है आरबीसी, जैसे मान लीजिए आपकी लाल अस्थि मज्जा है रेड बोन मैरो, जिसमें आपकी सारी आरबीसी कैसी होती हैं, इमेच्योर से मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है, तो इस आरबीसी को क्या चाहिए, इसका ये यहाँ से आ रहा है, इस सेल से आ रहा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, कलर चेंज करने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हीमोग्लोबिन आ रहा है इस सेल से। ठीक है, तो इस सेल से पुटिका के रूप में आएगा हीमोग्लोबिन और यहाँ पे आपकी आरबीसी में प्रवेश कर जाएगा। तो सॉलिड पार्ट का एक सेल से दूसरी सेल के अंदर इंटीग्रेट होना या फिर आना या फिर ट्रांसपोर्ट होना रूफियोसाइटोसिस कहलाता है। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन ट्रांसफर टू मैच्योर आरबीसी इन रेड बोन मैरो। तो ये था आपके सब कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, चाहे एंडोसाइटोसिस के रूप में हो, चाहे फिर एक्सोसाइटोसिस के रूप में या फिर रूफियोसाइटोसिस के रूप में हो, ये आपके हो गया ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आएगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।